Hello students, welcome back to all of you in the first session of the chapter 7, that is sampling method. Student, this word sample is not new for us because we already discussed it in the first and second chapters earlier. Okay, so उसके रिगार्डिंग जो मेथड्स है वो हमको जानने ज़्यादा ज़रूरी है. सो पहले स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से, दैट व्हाट इज एक्चुअली पॉपुलेशन एंड व्हाट इज द एक्चुअली सैंपल. ओके, so let's starting with the basic understanding or meaning about the population and the sample. So a set or a group of all unit or items under study is called the population. अगर हम लोग सारे यूनिट को ले ले स्टडी करने के लिए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, population. In the same way, a set or a group of units selected from a population on the basis of some definite criteria is called a sample. यहाँ पे important word जो है ना वो ये है, that is definite. स्टूडेंट, जब भी हम लोग कोई डेफिनेशन लिखते हो ना तो उसके अंदर अगर इम्पोर्टेंट वर्ड्स मिसिंग है ना तो उस डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता. काफ़ी बार देखा है कि स्टूडेंट्स करते क्या है कि डेफिनेशन अपने हिसाब से बनाते हैं और जब अपने हिसाब से बनाने जाते हैं तो उसके अंदर वो इम्पोर्टेंट वर्ड जो होता है ना वही मिसिंग होता है. हम लोग पॉपुलेशन में से कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर लेते, उसको डेफिनेट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली अगर सिलेक्शन होता है देन ओनली इट इज़ कॉल्ड द सैंपल. आप लोग कहीं से भी कुछ भी उठाओ, दैट इज़ नॉट द सैंपल. ठीक है, ओके. सो suppose we want to study the IQ level of students in 12th standard of Gujarat board, then all 12th standard students of Gujarat board is the population. ठीक है, अगर हम लोग IQ लेवल चेक करना चाहते हैं गुजरात के अंदर स्टैंडर्ड 12 के बच्चों का, तो स्टैंडर्ड 12 के जितने बच्चे गुजरात के अंदर पढ़ रहे हैं वो सारा टोटल मिला के क्या हो जाता है, उसका पॉपुलेशन. ठीक है, पर इफ़ वी सिलेक्ट 1000 students from all 12 standard students of Gujarat board based on some criteria, then set of this 1000 students become our sample. ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा पिक्चराइज करके दिखाए तो इस हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है वो हमारा पॉपुलेशन है. एंड अगर इस पॉपुलेशन में से हम लोग किसी क्राइटेरिया के बेस के ऊपर हम लोग कुछ सिलेक्शन करें तो ये जो सिलेक्शन हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल. ठीक है, ओके. सैंपल कैन बी सिलेक्टेड विथ और विदाउट रिप्लेसमेंट. अभी विथ और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है वो समझ ले. ठीक है, सपोज मान लो मेरे पास 1 to 100 नंबर्स है. अभी ये 1 to 100 में से मुझे कोई भी 10 नंबर सिलेक्ट करने हैं. तो मैंने फर्स्ट जो नंबर उठाया वो आया 12. ठीक है, अभी ये 12 नंबर मेरे पास एक बार आया, उसके बाद मैंने इसको फिर से वो अंदर डाल दिया, मतलब कि वापस जो 1 to 100 नंबर है उसी के अंदर 12 को भी फिर से रिप्लेस कर लिया. और फिर से मैं एक बार सिलेक्शन करता हूँ कि मुझे तो 10 नंबर सिलेक्ट करना है, अभी तो एक ही नंबर सिलेक्ट हुआ 12. तो मैंने 12 को क्या किया, फिर से उसको अंदर डाल दिया पॉपुलेशन के अंदर और फिर से मैं उसमें से सिलेक्शन कर रहा हूँ. तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको रिप्लेस कर रहा हूँ, मतलब कि एक और बार चांस दे रहा हूँ. ठीक है, तो जब आप रिप्लेस करते हो तो जो नंबर आपका एक बार सिलेक्ट हो चुका है वही उसी नंबर को एक बार और मौका मिलता है सिलेक्ट होने का, क्योंकि जब मैं दूसरी बार उठाऊंगा तो 12 फिर से भी आ सकता है. इसको हम लोग बोलते हैं विथ रिप्लेसमेंट. पर अगर मेरे पास एक बार मैंने 12 नंबर उठाया उसको मैं साइड में ही रख दूँ, मतलब कि फिर से उसको चांस नहीं मिले सिलेक्शन होने का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है. विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है वो हमारे दिमाग के अंदर क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई डेटा एक बार सिलेक्ट होने के बाद उसको दूसरी बार सिलेक्ट होने का चांस मिल रहा है, दैट इज़ नोन एज द विथ रिप्लेसमेंट. ठीक है, एंड कोई दूसरा डेटा कि जिसको हम आप लोगों को एक बार सिलेक्ट होने के बाद दूसरी बार उसको सिलेक्ट होने का मौका नहीं मिल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट. ठीक है, सो वो क्लियरली हम लोग को उसका जो प्रैक्टिकल आइडिया है वो क्लियर होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट जो दैट इज अबाउट द पॉपुलेशन इंक्वायरी एंड द सैंपल इंक्वायरी. सो देर आर टू मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग information or data about the population under study. The inquiry in which information is collected from each and every unit of the population is called population inquiry or census inquiry. अगर हम लोग सारे जितने भी पॉपुलेशन है उन सभी का अगर हम लोग इंक्वायरी करें या उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, इन दैट केस इट इज़ नोन एज द पॉपुलेशन इंक्वायरी और सेंसस सर्वे. जैसे कि हमारा
जो पॉपुलेशन सर्वे होता है वो, या जिसको सेंसस सर्वे बोलते हैं, वो आफ्टर एवरी 10 ईयर्स होता है। तब इंडिया के अंदर जितने पर्सन है उन सभी लोगों का सर्वे किया जाता है, दैट इज़ नॉन एज द सेंसस सर्वे। ठीक है। बट अगर उसमें से वो सभी लोगों का नहीं करे, वो पॉपुलेशन की जगह पे अगर उनमें से कुछ सैंपल सिलेक्ट कर ले और उनका अगर इंक्वायरी किया जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल इंक्वायरी या तो फिर सैंपल सर्वे। ठीक है। सो द इंक्वायरी इन विच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फ्यू यूनिट्स सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द सैंपल इंक्वायरी और सैंपल सर्वे। Suppose the study is to analyze spending habits of students of a particular college. If we collect information of spending habit of a few students selected with definite criteria of that school, college, then it is an example of a sample inquiry. The another example is testing a blood of a drop of blood drawn from the body to determine the blood group of a person is also an example of sample survey. So this procedure of selecting a sample from the population is called the sampling. तो जो प्रोसीजर है जिसके अंदर हम लोग सैंपल सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन, दैट इज नॉन एज द सैम्पलिंग। ओके ओके, व्हाई वी रिक्वायर द नीड ऑफ सैम्पलिंग, व्हाई, अगर पॉपुलेशन सर्वे करें तो क्या हमारा जाता है। पर हमको पता है, देखो जब आपको पॉपुलेशन सर्वे करते हो ना, तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि आपने जो रियलिटी है उसके साथ उसकी इंक्वायरी की है। जबकि आप जब सैम्पलिंग करते हो ना, तो वहाँ पे हर एक वहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है उसका स्टडी किया जाता नहीं है। तो भी कई बार हम लोग पॉपुलेशन सर्वे की जगह पे सैम्पलिंग सर्वे करने जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पे कई बार रिक्वायरमेंट क्रिएट हो जाती है कि वहाँ पे आप लोग उसका पॉपुलेशन सर्वे कर ही नहीं सकते। ठीक है। सो ऐसे कौन कौन से कंडीशन होते हैं जिसके अंदर हम लोग को सैम्पलिंग करने की रिक्वायरमेंट क्रिएट होती है, दैट इज नॉन एज द नीड फॉर सैम्पलिंग। ठीक है। वी ऑफन यूज सैम्पलिंग इन अवर रियल लाइफ। द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ अ फैक्ट्री रैंडमली सिलेक्ट अ फ्यू यूनिट्स from the total production to check the quality of the unit products. The total production of that factory is considered as the population, and the few units selected from determining the quality becomes the sample. The procedures of selecting some milk for determining the fat from the milk brought by the milkman to the dairy, checking the blood sample of a few patients suffering from the particular disease to detect the cause of the disease, etc. are other examples of sampling. सो ये सारे कुछ सैम्पलिंग के एग्जाम्पल्स है। बट ये रिक्वायर क्यों होता है कि हम लोग सैम्पलिंग कौन कौन सी कंडीशन होती है कि जहाँ पे सैम्पलिंग जो है ना वो इनएविटेबल हो जाता है। ठीक है। सो देयर आर द सर्टन पॉइंट्स विच वी हैव और सर्टन सिचुएशंस इन विच सैम्पलिंग इज बेटर देन द पॉपुलेशन सर्वे। सो द फर्स्ट वन इज द नंबर ऑफ यूनिट्स इन ए पॉपुलेशन इज़ वेरी लार्ज। जब पॉपुलेशन का नंबर्स ऑफ यूनिट्स बहुत ज़्यादा हो, सो इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट टू गेट इंक्वायर ऑल द पॉपुलेशन। ठीक है। सभी जितना भी आपका पॉपुलेशन है उन सबके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, उनकी इंक्वायरी करना। सेकंड वन इज़ यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर स्प्रेड ओवर वाइड जियोग्राफिकल एरिया। एक बार आपका ज़्यादा हो वहाँ तक ठीक है, बट अगर आपके जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही वाइड एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है, इन दैट केस अगर हम लोग सेंसस पॉपुलेशन सर्वे करने जाएंगे तो आपका टाइम मनी बहुत कुछ वेस्ट होगा। ठीक है। एंड उसके अंदर आपका जो एफर्ट लगेगा वो भी ज़्यादा होगा। तो इन दैट केस हम लोग यही चाहेंगे कि सैंपल सर्वे पॉपुलेशन सर्वे की जगह पे हम लोग सैंपल सर्वे करें। तो जहाँ पे आपके यूनिट ऑफ पॉपुलेशन आर स्प्रेड ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, इन दैट केस वी इट इज़ रिक्वायर्ड दैट we have to go for the sampling. Okay. The next one is the unit and the inquiry are to be destroyed. For an example, when the inspection of units is destructive in nature, inquiry of life of electric bulb. सो स्टूडेंट हमने देखा है कि जब भी कई ऐसा होता है कि सैम्पलिंग करने के टाइम पे अगर मतलब कि इंक्वायरी करने के टाइम पे अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, इन दैट केस हम लोग को सैम्पलिंग ही करना पड़ता है।
जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, इंक्वायरी ऑफ लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब की लाइफ कितनी है वो जानने के लिए उस इलेक्ट्रिक बल्ब को पूरे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जब तक वो ख़राब नहीं हो जाता तब तक उसको चेक किया जाता है कि कितने आवर्स चलता है। तो वो कितने आवर्स चलता है वो कैसे पता चलता है कि सारे के सारे जितने भी टाइम है उसको उसको यूज़ किया जाता है। और एक बार वो यूज़ हो जाता है, मतलब कि एक बार आपके आस पता चल जाते हैं, वो यूज़ हो जाता है, उसके बाद उसको फिर से यूज़ में किया जा सकता नहीं है। ठीक है। सो वैसे ही अगर एक दूसरा एग्जांपल दे तो ब्लड सैंपल, हमारे जो ब्लड के सैंपल लिए जाते हैं वो ब्लड थोड़ा ही लिया जाता है। अगर पूरा क्योंकि उसके बाद उसको जब हम लोग चेक करते हैं, मतलब कि उसके ऊपर जब प्रोसीजर होती है, ठीक है, तो वो प्रोसीजर के टाइम पे वो ब्लड उसके बाद वापस यूजेबल होता नहीं है, क्योंकि उसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उस केस के अंदर आपका ब्लड जो है वो ख़राब हो जाता है, और इसकी वजह से हम लोग पॉपुलेशन सर्वे ब्लड का कर सकते नहीं है, उसीलिए उसमें से क्या लिया जाता है, सिर्फ सैंपल लिया जाता है। ठीक है। द लास्ट वन इज लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक टाइम, मनी एंड एक्सपर्ट्स फॉर कंडक्टिंग एन इंक्वायरी। चलो, हम लोग के पास सबसे बड़े जो प्रॉब्लम होते हैं वो होते टाइम। ठीक है, क्योंकि कोई भी सर्वे करवाना होता है तो उस सर्वे का रिजल्ट हम लोग को एक लिमिटेड टाइम के अंदर हमको चाहिए। बट जब पॉपुलेशन सर्वे के अंदर अगर जाते हैं तो वहाँ पे क्योंकि आपको हर एक जो भी वहाँ पे इंडिविजुअल है उसके पास में जाके हमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, जिसकी वजह से आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा जाता है। तो जिस लिमिटेड पीरियड के अंदर हम लोग वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं वो टाइम के अंदर हो पाता नहीं है। एंड कई बार ऐसा होता है कि अगर बहुत टाइम लग जाए आपके सर्वे के अंदर, तो फिर अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो उसके बाद वो सर्वे का कोई मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि उसके रिजल्ट्स के ऊपर जो काम करना होता है वो पॉसिबल हो पाता नहीं है। द नेक्स्ट वन इज़ द मनी, जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इम्पोर्टेंस के ऊपर जाता है कि हम लोग जो सर्वे करवाने वाले हैं उसके पीछे उसका इम्पोर्टेंस क्या है और उसके हिसाब से कितने मनी हम लोग स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता है कि जब भी हम लोग पॉपुलेशन सर्वे के लिए जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग को बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत लंबे टाइम तक उनकी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कि पैसा वहाँ पे ज़्यादा लगेगा। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ द एक्सपर्ट। देखो, हम लोग जब सर्वे करते हैं पॉपुलेशन सर्वे, तो पर्सन को हम लोग को वहाँ पे भेजना पड़ता है टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। तो क्योंकि यहाँ पे हर एक ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करना है तो बहुत सारे लोगों को मिलना पड़ेगा। एंड बहुत सारे लोगों को जब मिलना पड़ता है तो इसका मतलब कि बहुत सारे हमको एक्सपर्ट रखने पड़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेटर्स। तो उनके पास जाके वो इन्फॉर्मेशन हमको कलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। और जितने ज़्यादा एक्सपर्ट लोग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उतनों को सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी, मतलब कि वापस वही आएगा कि मनी का इश्यू हो सकता है। तो ये कुछ कंडीशन है कि जहाँ पे लिमिटेशंस हम लोग बोल सकते हैं पॉपुलेशन सर्वे की, कि जहाँ पे हमको सैम्पलिंग मेथड ही यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। ओके। द मेन ऑब्जेक्टिव of sampling is to draw inference about the characteristics of the population on the basis of sample survey. The measures such as, अच्छा, तो मेन इंपॉर्टेंस जो होता है सैम्पलिंग का वो ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग जो पॉपुलेशन है उसी उसके ही कैरेक्टरिस्टिक हम लोग सैम्पल इंक्वायरी के थ्रू निकल पाए। सैम्पल इंक्वायरी करने के टाइम पे कुछ हम लोग को अगर मेजर्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि मीन है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, जिसको हम लोग जो सैम्पलिंग के थ्रू डेटा कलेक्ट किया है उसके ऊपर से हम लोग फाइंड करते हैं, तो उसको लोग बोलते हैं सैम्पल स्टेटिस्टिक्स। अगर यही हम लोगों ने पॉपुलेशन सर्वे की ये पॉपुलेशन डेटा के ऊपर किया तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सके ऐसा है, व्हाट इज सैम्पल स्टेटिस्टिक्स एंड व्हाट इज पैरामीटर्स। ठीक है। ओके। द नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल सैंपल। सो आइडियल सैंपल किस हिसाब से निकाला जा सकता है। ठीक है। ओके। सो सैंपल इंक्वायरी इज यूज्ड टू ड्रॉ कंक्लूजन ऑफ द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस of sample selected from the population. Thus, a sample selected from a population plays a vital role in obtaining information of the population. Hence, it is absolutely essential that a sample is appropriately selected from the population. A sample processing the following characteristics is called an ideal sample.
तो नीचे के अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किसी सैंपल के अंदर है तो हम लोग उसको आइडियल सैंपल बोल सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको स्टडी करते हैं वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज इट शुड रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। फॉर एन एग्जाम्पल, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द सैंपल। तो आपका जो सैंपल आपने सेलेक्ट किया है वो पूरे के पूरे पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करते होना चाहिए। ठीक है, तो उससे मतलब कि आपने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सैम्पलिंग करने नहीं है, आपको एक एवरेज जो भी आपका पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करे उस तरीके से आपका सैंपल सिलेक्शन होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज इट शुड बी रैंडमली सिलेक्टेड। नो यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन शुड बी फेवर और प्रिजुडाइज। जो आप सिलेक्ट कर रहे हो ना वो रैंडमली होना चाहिए। उसके लिए पहले से कोई भी यूनिट का पॉपुलेशन में से पहले कोई यूनिट को सिलेक्ट करना है, उसके लिए कोई फेवर या प्रिजुडिस होना चाहिए नहीं। मतलब कि जितने भी सैम्पलिंग के जितना भी पॉपुलेशन है उसके हर एक यूनिट को इक्वल चांस होना चाहिए सिलेक्ट होने का। ठीक है, पहले से कोई प्रिजुडिस या फेवर होना चाहिए नहीं। द नेक्स्ट वन इज the sample units should be selected in the same period of time and under identical condition. uh, Means there should not be any major fluctuation affecting the study during the period of sampling. ठीक है, हम लोग जो सिलेक्शन करते हैं ना सैम्पलिंग का वो एक ही टाइम पीरियड के अंदर होना चाहिए। द रीज़न इज़ दैट कि जैसे अगर आपका टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तो फिर जो सिलेक्शन किया है आपने सैंपल्स के तौर पे उनके कैरेक्टरिस्टिक के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाता है एंड दैट उसके बाद वो आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते नहीं है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप जो सैंपल यूनिट सिलेक्ट कर रहे हो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर या सेम टाइम पीरियड के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ सैंपल यूनिट्स शुड बी इंडिपेंडेंट। फॉर एन एग्जाम्पल, द सिलेक्शन ऑफ अ यूनिट शुड नॉट बी डिपेंड ऑन सिलेक्शन ऑफ एनी अदर यूनिट्स ऑफ द सैंपल। आपने कोई एक यूनिट का सिलेक्शन कर लिया, उस यूनिट के सिलेक्शन के इफेक्ट किसी दूसरे यूनिट ऑफ सिलेक्शन के ऊपर होना चाहिए नहीं, जिसको हम लोग एक और बार बता सकते हैं दैट इज द रैंडमली सिलेक्शन। ठीक है, और जब रैंडमली सिलेक्शन करते हैं तो हम लोग क्या है, सपोज मान लो मेरे 100 नंबर है, मैंने 12 सिलेक्ट कर दिया तो अभी 13 नंबर नहीं आ सकता, ऐसा कोई वहाँ पे होना चाहिए नहीं। वहाँ पे सैम्पलिंग वो कोई भी नंबर आ सकता है, वो 13 भी आ सकता है, वो 11 भी आ सकता है, वो 100 भी आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने कोई एक नंबर सिलेक्ट किया, उसका इफेक्ट किसी दूसरे नंबर के ऊपर होना चाहिए नहीं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द साइज ऑफ द सैंपल शुड बी एडिक्वेट एंड डिटरमाइन इन एन अप्रोप्रिएट मैनर। तो आपका जो सैंपल साइज है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली हम लोग ऐसा मानते हैं कि जितना सैंपल साइज बड़ा होता है उतना हमारा डेटा जो ज़्यादा एडिक्वेट होता है एंड वो पॉपुलेशन को ज़्यादा अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करता है। बट हमारा सैंपल साइज कितना होना चाहिए उसके लिए कोई फिक्स रूल्स नहीं है कि आपका 10% या 20%, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। क्यों? क्योंकि सैंपल साइज के सिलेक्ट करने के पीछे बहुत सारे दूसरे इम्पोर्टेंस फैक्टर्स यूज़ होते हैं, वो अभी हम लोग नेक्स्ट में स्टडी करने ही वाले हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप लोग का सैंपल साइज, आपका जो सैम्पलिंग है और जो स्टडी कर रहे हो वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इफ़ यू कैन स्पेंड लॉट ऑफ मनी आफ्टर दैट, देन यू कैन मेक अ बिगर सैम्पल साइज। बट अगर आप लोग का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत नहीं है और उसके पीछे आप एक्स्ट्रा पैसे पेमेंट करने की भी तैयार नहीं है, इन दैट के सैम्पल साइज जो हमको कैसा रखना पड़ेगा, छोटा रखना पड़ेगा। बट एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी हम लोग को एक एडिक्वेट एंड साइज ऑफ सैंपल हमको रखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी जस्ट डिस्कस, दैट इज द पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड वाई डिटरमाइनिंग द सैंपल साइज। कि सैंपल साइज हम लोग को जब रखना है तब कौन कौन से पॉइंट को हमको कंसिडर करना है। तो इसमें सबसे पहला है द साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड स्कोप ऑफ द स्टडी। तो पॉपुलेशन का साइज कितना बड़ा है और इसका स्कोप कितना है। तो आप जो स्टडी कर रहे हो ना उसका स्कोप कितना है। अगर स्कोप बहुत ज़्यादा है इन दैट केस आपको जो सैंपल साइज जो बड़ा बहुत बड़ा ही रखना पड़ेगा। एंड अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ा है तो उसके कंपेरिजन में सैंपल साइज बड़ा रखना पड़ता है। पॉपुलेशन अगर छोटा है तो अगर आपने सैंपल साइज छोटा भी लिया उसी पॉपुलेशन में से तो भी वो ऑलमोस्ट उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता होगा।
पर जब पॉपुलेशन बहुत बड़ा होता है, वाइडली स्प्रेड होता है, इन दैट केस हम लोग को सही तरीके से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे ऐसा सैंपल लेना है तो हमारा जो सैंपल है वो थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द वेरिएबिलिटी इन द यूनिट्स ऑफ अ पॉपुलेशन और हेटेरोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन। कि आपका पॉपुलेशन है वो पता है, बट उसके अंदर हेटेरोजेनिटी मतलब कि वेरिएशन कितना है। अगर पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन ज़्यादा हुआ इट मीन्स कि आपको ज़्यादा सैंपल लेना पड़ेगा, इट मीन्स सैंपल साइज आपकी बड़ी रखनी पड़ेगी। पर अगर पॉपुलेशन ऑलमोस्ट होमोजीनियस है तो उसके लिए, अब होमोजीनियस मतलब कि ऑलमोस्ट सेम जैसा है, तो उसके लिए बहुत बड़ा सैंपल साइज रखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल हम लोग जब दुकान में जाते हैं राइस परचेस करने के लिए, तो वहाँ पे राइस के कुछ दाने उठाते हैं, क्यों? क्योंकि जो हम लोग ऊपर देख रहे हैं वैसा ही नीचे भी ऑलमोस्ट उसको ही रिप्रेजेंट करता होता है। तो वहाँ पे अगर हम लोग बोले कि जो यूनिट है वो कैसे है, होमोजीनियस, तो जहाँ पे होमोजीनियस पॉपुलेशन है वहाँ पे हमको ज़्यादा सैंपल साइज़ की ज़रूरत होती नहीं है। बट जहाँ पे हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन है वहाँ पे मतलब कि हर एक चीज़ें अलग अलग है, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप सैंपल सिलेक्ट करोगे तो उसकी साइज़ बड़ी रखनी पड़ेगी ताकि हर एक तरह के हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन उसके अंदर आ जाए। द नेक्स्ट वन इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स लाइक मनी, टाइम एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। देखो, हम सब लोग को पता है कि जितना बड़ा सैंपल साइज होगा उतना ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट आएगा, बट उसके सामने ये भी देखना है कि हमारे पास उसको स्टडी करने के लिए टाइम कितना है, मनी कितना स्पेंड कर सकते हैं, एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज हमारे पास कितने अवेलेबल है। क्योंकि जब तक इस चीज़ों का हम लोग सॉल्यूशन नहीं लेके आते तब तक हम लोगों को कौन सा सैंपल साइज सिलेक्ट करना है वो क्लियर हो पाएगा नहीं। क्योंकि सैंपल साइज सिलेक्ट करने से पहले उसके पीछे लगने वाला टाइम, उसके पीछे स्पेंड होने वाले मनी एंड उसके टेक्निकल एक्सपर्टाइज, ये सब कुछ हम लोग को पहले से क्लियर कर लेना पड़ता है। द नेक्स्ट वन इज़ द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द सैंपल रिजल्ट्स। आप लोग अपने सैंपल रिजल्ट्स में कितनी एक्यूरेसी चाहते हो। अगर इफ़ यू वांट मोर एक्यूरेसी इन दैट केस यू रिक्वायर मोर सैंपल साइज, मतलब कि अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो आपको सैंपल साइज बड़ा लेना पड़ेगा। एंड अगर सैंपल से आपको एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर हम लोग सैंपल साइज स्मॉल ले सकते हैं। क्लियर? ओके, अभी जाएंगे हम लोग सैम्पलिंग मेथड पे। ठीक है, हम लोगों ने क्या सैंपल साइज होता है वो हमने समझ लिया। अभी हम लोग किस पे जा रहे हैं, दैट इज सैम्पलिंग मेथड पे। अभी सैम्पलिंग मेथड क्या होता है कि सिलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, हम लोग ऐसे मेथड जिसके अंदर पॉपुलेशन में से सैंपल सेलेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग मेथड। और वही हमारे इस चैप्टर का मेन थीम है। सो देर आर वेरियस मेथड ऑफ सैम्पलिंग दैट मे बी यूज्ड सिंगली और अलॉन्ग विद द अदर्स। The choice with the determined by the purpose for which sampling is sought and the nature of the population। तो यहाँ पे सैम्पलिंग मेथड के वेरियस मेथड, उसमें से कई बार कोई एक मेथड या कई बार एक से दो मेथड एक साथ में यूज़ होते हैं। कौन सा मेथड यूज़ करना है डिपेंड्स अपॉन द पर्पज ऑफ द सैम्पलिंग। ठीक है। सो बेसिकली देर आर थ्री मेथड्स। द फर्स्ट वन इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, the second one is stratified random sampling and the third one is systematic sampling। So students, ये जो sampling methods है उसके regarding we will study in our next sessions। I hope you enjoy this session। Thank you very much।